यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 12 को। और जैसे कि आप सभी को पता है, इससे प्रीवियस डे में हम लोगों ने यूनिट 11 को कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 11 के फॉर्मूलाज हम लोगों ने डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने एमसीक्यू क्लास यहाँ पर करी, जिस पर ऑलरेडी 2 क्लासेस यहाँ पर हो चुकी है। ऐसे ही आज पूरा आपका यूनिट 12 चलने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे द्रव्य के सामान्य गुण के बारे में। यानी कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर होती है, जिसमें आपका सॉलिड आ जाएगा, पूरा ठोस अवस्था आ जाएगा, पूरा लिक्विड स्टेट आ जाएगा और पूरी गैस स्टेट यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो अब इस वाली यूनिट में जितने आपने प्रीवियस में पढ़े थे, प्रीवियस यूनिट में 11 में पढ़े थे, उतने ही फॉर्मूलाज आपको यहाँ पर भी देखने हैं। तो अभी आप कॉपी पेन लेकर बैठिए। जितने भी फॉर्मूला अभी आपको पढ़ाए जा रहे हैं, एक बार इनको लिख लो, क्योंकि इसके जस्ट अगली वाली जो क्लास होगी उसमें हम लोग न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल करोगे तब आपको बहुत जरूरत पड़ेगी कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कौन सा वाला नहीं लगाएं, है ना। तो वो सारा डिस्कशन तब हो पाएगा जब आपको फॉर्मूलाज पता होंगे। आज की क्लास कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड है। कम से कम आप मानकर चलो 45 के समथिंग ये फॉर्मूलाज है जो हमें देखने हैं। मोस्टली आपने पढ़ रखे हैं, बहुत ही कॉमन फॉर्मूलाज है। कुछ एक फॉर्मूला आपके लिए नए हो सकते हैं जो अभी अपन लर्न करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो एक बार से वॉइस वगैरह सब कुछ चेक कर लीजिए, देन स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, आज हमारा डे 2 है, जिसमें हम लोग यूनिट 12 का रिविजन करने वाले हैं। ओके, क्लियर है। बाकी कोर्सेज अवेलेबल है, अभी भी आप कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। डायरेक्टली आप रिवीजन क्लासेस विजिट करके प्रैक्टिस एमसीक्यूज को लगा सकते हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक बार चाहे तो आप सिलेबस देख लो। द्रव्य के सामान्य गुण में सबसे पहले सॉलिड की बात होती है कि सॉलिड में इलास्टिसिटी क्या होती है, विकृति यहाँ पर क्या होती है, यंग मॉड्यूल के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो पूरा जो टॉपिक है सॉलिड का हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे यहाँ पर लिक्विड को। बट लिक्विड में क्या होगा, किसी भी द्रव की सांद्रता क्या हो सकती है, बर्नौली थ्योरम क्या हो सकता है, बर्नौली थ्योरम के जो हमारे एप्लीकेशंस है वो क्या क्या हो सकते हैं, फिर उनके फॉर्मूलाज हो गए। ठीक है, विस्कोसिटी सांद्रता यहाँ पर क्या होती है, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, ये सब आपके लिक्विड के हो गए। फिर आपका हीट एंड टेम्परेचर में आपका सारा गैसेस आ जाएगा। उष्मा से संबंधित जितने भी नियम है, न्यूटन का शीतलन का नियम हो गया, थोड़ा सा यहाँ पर आपका भी थर्मोडाइनमिक्स आ जाता है। तो सारी चीजें इसी यूनिट में इन्होंने ऐड कर दी है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, सब चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। तो हम लोग शुरू ही करते हैं इलास्टिसिटी से। सॉलिड से अपन स्टार्ट करेंगे, देन अपन लिक्विड को पढ़ेंगे, देन अपन गैसेस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात की जाए इलास्टिसिटी की, तो बेसिकली इलास्टिसिटी होती क्या है कि कोई भी बल लगाने पर अगर कोई वस्तु विकृत हो जाए, ठीक है, सिंपल सी चीज हम लोग बोल रहे हैं कि वस्तु पर कोई भी बल लगाया गया, ये विकृत हो गई, लेकिन जैसे ही मैंने इस बल को छोड़ा, ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ गई, दैट इज इलास्टिसिटी। इसी को क्या कहा जाता है, इलास्टिसिटी कहा जाता है। ठीक है, प्रत्यास्था इसे यहाँ पर कहा जाता है। अब इससे रिलेटेड दो चीजें और होती है जो कि इसी से होती है, इसी से कनेक्टेड होती है। सबसे पहला होता है इसमें स्ट्रेस, जिसको एक प्रकार से आप हिंदी में प्रतिबल या फिर एक प्रकार से तनाव कह सकते हो। और दूसरा होता है आपका स्ट्रेन, जिसे आप हिंदी में विकृति कहते हो। तो प्रतिबल को हम लोग यहाँ पर तनाव कह सकते हैं, है ना। जो भी तनाव इसमें उत्पन्न होगा, जो भी प्रतिबल, जो भी स्ट्रेस यहाँ पर उत्पन्न होगा, एक तरीके से आप इसको अपनी लैंग्वेज में प्रेशर कह सकते हो, दबाव आप कह सकते हो। तो प्रतिबल वह बल होता है जो एक ठोस वस्तु के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया जाता है। एक ठोस वस्तु के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाली चीज क्या कहलाती है, आपका प्रतिबल या फिर स्ट्रेस कहलाती है। क्योंकि ये वाला चीज अपना प्रेशर भी होता है, प्रेशर का भी यही फॉर्मूला होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। तो सेम चीज यहाँ पर भी आप समझ सकते हो कि प्रतिबल वह बल है जो ठोस वस्तु के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगता है। सेम विकृति क्या हो जाएगी कि कोई भी वस्तु पर आपने बल लगाया, उसके कारण क्या हुआ, उसकी साइज में जो भी परिवर्तन आया, वो चीज क्या कहलाएगी, विकृति यहाँ पर कहलाएगी। जैसे कि वस्तु की साइज एल थी, अब साइज थोड़ी सी इंक्रीज हो गई या फिर डिक्रीज हो गई, तो जो भी लंबाई में परिवर्तन आया वो चीज क्या हो जाएगी, यहाँ पर स्ट्रेन हो जाएगी। तो सिर्फ आपको डेफिनेशन पढ़नी है, फॉर्मूला हम लोग आपको याद करवा देंगे। ठीक है, तो अभी तक तीन चीजें हो गई आपका। सबसे पहला हो गया स्ट्रेस, है ना, तनाव जिसे आप या प्रतिबल कह सकते हैं, स्ट्रेन जिसे आप विकृति कहते हैं, इलास्टिक मॉड्यूल आप इसे कहोगे, है ना, जिसको अपन वाई से यहाँ पर या ई से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका फॉर्मूला किसके बराबर होगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के बराबर होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ फॉर्मूला देख लो, इनको अभी समझाते हैं कि आपको कैसे याद रखना है। बस एक बार ये फॉर्मूला आप देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं। सबसे पहले बात की जाए स्ट्रेस की। स्ट्रेस मतलब एक तरीके से क्या हो जाएगा, चलो पहले स्ट्रेन का देख लेते हैं, फिर स्ट्रेस का देख लेंगे। स्ट्रेन यानी कि क्या होगा, विकृति होगा। विकृति हम लोग क्या बोल रहे हैं कि डायमेंशन में जो भी चेंज हुआ,
डायमेंशन में चेंज यानी कि डेल एल डिवाइड बाय जो इसकी ओरिजिनल डायमेंशन यहाँ पर होगी, ये चीज क्या हो जाएगी, मेरी स्ट्रेन यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही एक और चीज क्या होती है, स्ट्रेस यहाँ पर होती है, जिसको आप क्या कहोगे, प्रतिबल यहाँ पर कहते हो। लिखते जाओ सारी फॉर्मूला, कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आज आपकी कॉपी में नहीं हो, आज आपके नोट्स में नहीं हो। ठीक है, स्ट्रेस जो होगा वो किसके बराबर होता है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया के बराबर यहाँ पर होगा। प्रतिबल आप इसको कहोगे कि प्रति इकाई कितना क्षेत्रफल यहाँ पर लगाया गया है, प्रति इकाई क्षेत्रफल ही क्या कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है। दो चीजें क्लियर हो गई, स्ट्रेन और स्ट्रेस क्लियर हो गया। अब जो यंग प्रत्यास्था गुणांक या फिर आप इसको इलास्टिक मॉड्यूल कह सकते हो, तो ये किसके बराबर होगा, ये वाली चीज जो है किसके बराबर होगी, ये बराबर होती है हमारी स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन के बराबर होती है। और यंग प्रत्यास्था स्पेसिफिकली लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन के बराबर होता है। हमेशा ध्यान रखना कि जो इलास्टिक मॉड्यूल निकलता है उसमें हम लोग हमेशा अनुदैर्ध्य विकृति को लेते हैं। कौन सी विकृति को लेते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति को, क्योंकि ऐसी कई सारी विकृतियां होती है। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल का अनुदैर्ध्य विकृति से अनुपात यहाँ पर लेंगे। तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, जैसे स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल एल बाय एल होता है। तो इसको कभी कभी ऐसे भी लिख दिया जाता है, एफ डिवाइड बाय डेल एल, एल ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा। तो इसको आप शॉर्ट कर सकते हो। बाकी अगर स्ट्रेस स्ट्रेन का याद है तो डायरेक्टली एक दूसरे को डिवाइड करके आप लिख सकते हो। दो फॉर्मूला क्लियर हो गए, स्ट्रेन क्लियर हो गया, स्ट्रेस क्लियर हो गया, यंग मॉड्यूल क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे आ जाता है थोड़ा सा और छोटी सी चीज है, शेयरिंग मॉड्यूल होता है। शेयर करना मतलब बेसिकली किसी भी पदार्थ में विकृति आना, अपरूपण होना। मतलब जैसे कि मैंने किसी भी चीज को विकृत कर दिया, किसी भी चीज को शेयर यहाँ पर कर दिया, खराब यहाँ पर कर दिया, उसके शेप में क्या कर दिया, चेंज यहाँ पर कर दिया। तो शेयरिंग मॉड्यूल जिसको अपन जी से यहाँ पर लिखते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है वही है ना, जो भी आप लिख रहे हो हम लोग बेसिकली बता वो ही रहे, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन को, यानी कि प्रतिबल। जितने भी फॉर्मूला है सब में यही लगेगा, प्रतिबल डिवाइड बाय विकृति। बट विकृति कैसी हो, है ना, विकृति को देखो कई तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। या तो हम लोग इसकी साइज को कंप्रेस कर रहे हो, मतलब इसकी चौड़ाई में परिवर्तन कर रहे हो, या फिर इसकी लंबाई में परिवर्तन कर रहे हो, या फिर इसका टेम्परेचर बढ़ाकर किसी और अवस्था में ओवरऑल चेंज हम लोग कर रहे हो। तो कई तरीके से वस्तु को विकृत किया जा सकता है, लंबाई में, चौड़ाई में, या पूरे तरीके से उसको चारों साइड से कंप्रेस करके। तो कई तरीके से विकृति हो सकती है। तो विकृति के भी तीन अलग अलग फॉर्मूलाज यहाँ पर होंगे। ठीक है, जिसमें से आपका ये दूसरा वाला है, एक तो इलास्टिसिटी वाला आपने पढ़ लिया, यंग मॉड्यूल। दूसरा होता है शेयर मॉड्यूल, जो कि शेयर स्ट्रेस डिवाइड बाय शेयर स्ट्रेन के बराबर होगा। कहीं पर किसी भी नाम को समझने में कोई भी डाउट आ रहा है आप पूछ सकते हो। प्रतिबल आपका क्लियर हो गया, जो कि फोर्स डिवाइड बाय एरिया होता है। और विकृति क्या होगी, डेल एल बाय एल होगी। फॉर्मूला सबका सेम है, कोई चेंज यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बस शेयरिंग में अपन जब विकृति बोलेंगे तो इसको एल ना लिखते हुए अपन एक्स लिखेंगे, वो अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। हमने इसको दो भागों में बांटा है कि पहले आप बेसिक समझ जाओ, उसके बाद आप एडवांस समझो। तो अभी अपना बेसिक चल रहा है, शेयरिंग स्ट्रेस क्लियर हो गया। अगला देखो, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, बल्क मॉड्यूल जिसे हम लोग कह सकते हैं। तो ये किसके बराबर होगा, बी इज इक्वल टू वॉल्यूम। अगर किसी भी वस्तु के यदि आयतन में परिवर्तन हो रहा है ना, तो वो वॉल्यूम स्ट्रेस हो जाएगा डिवाइड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि किसी भी वस्तु को अपर रूप हम लोग कर रहे हैं, यस, कतरनी तनाव आप इसको कह सकते हो। शेयर को हिंदी में कतरनी भी कहा जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में हम लोग इसको कतरनी भी यहाँ पर कह सकते हैं, है ना। चलो, तो तीन चीजें क्लियर हो गई, यंग मॉड्यूल क्लियर हो गया, हमारा शेयर मॉड्यूल क्लियर हो गया, और बल्क मॉड्यूल क्लियर हो गया। इसका फॉर्मूला मैं आपको एक बार बता दूंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब एक बार छोटा छोटा करके फिर से रिवाइज कर लेते हैं। स्ट्रेन आपको पता चल गया कि किसी भी वस्तु में क्या होना, यहाँ पर स्ट्रेन होना। ठीक है, मतलब एक प्रकार से तनाव यहाँ पर उत्पन्न होना। ठीक है, तो विन्यास में परिवर्तन और मूल विन्यास का अनुपात आप यहाँ पर स्ट्रेन कह सकते हो। इसकी कोई इकाई यहाँ पर नहीं होती, कोई यूनिट यहाँ पर नहीं होती। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें, है ना, डेल एल बाय एल होता है कि किसी भी वस्तु में क्या होना, विकृति उत्पन्न होना। अब देखो, लंबाई का मात्रक मीटर है, इधर भी लंबाई का मात्रक मीटर है, मीटर से मीटर कैंसल, मतलब कि स्ट्रेन जो होगा ये कैसी राशि होती है, विमाहीन राशि होती है। ठीक है, अनुदैर्ध्य विकृति मतलब, अनुदैर्ध्य का मतलब वही होता है कि आप किसी भी वस्तु की क्या कर रहे हो, लंबाई के अंदर परिवर्तन कर रहे हो। ठीक है, या तो उसको बढ़ा रहे हो या फिर कम कर रहे हो। आयतन विकृति क्या होती है कि आप उसके आयतन में क्या कर रहे हो, परिवर्तन कर रहे हो। ठीक है, या तो आयतन को बढ़ा रहे हो या फिर आयतन को कम कर रहे हो। दो चीजें क्लियर हो गई, लॉन्गिट्यूडल अनुदैर्ध्य मतलब लंबाई, वॉल्यूमेट्रिक मतलब आयतन में परिवर्तन, और तीसरा जो होता है
ये आ गया शेयरिंग स्ट्रेन अपर रूपन, जिसको अपन हिंदी में कतरनी तनाव के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, उस वस्तु का जो शेप है उसके अंदर परिवर्तन यहाँ पर कर रहे हैं। मतलब एक सिचुएशन ऐसी होगी कि जब मैं इसको कंप्रेस करूंगी, मैं इसके आकार में परिवर्तन करना चाहूंगी, तो एक हद तक तो ये वापस ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। लेकिन जब मैं बार बार इसके ऊपर बल लगाकर इसके साइज को चेंज करना चाह रही हूँ, तो एक समय के पश्चात ये डिफॉर्म हो जाएगी, फिर ये अपने ओरिजिनल शेप के अंदर नहीं आएगी। ठीक है, तो उस केस में आपका शेयरिंग स्ट्रेस जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल एक्स डिवाइड बाय एल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेन किसके बराबर हो जाएगा, डेल एक्स डिवाइड बाय एल के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखो, क्योंकि ये चीज आपको फिर से आगे भी काम आएगी, जिसको कभी कभी टेन थीटा भी यहाँ पर लिख दिया जाता है। ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेंथ समझ में आ गया। अच्छा, क्या क्या चीजें समझ में आ गई, एक बार अपन बात कर लेते हैं, फिर ही अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। 40 से 45 फॉर्मूला है, तो कहीं से कहीं तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखो, सबसे पहले अपन ने स्ट्रेंथ पढ़ा, है ना, कि यहाँ पर किस प्रकार से विकृति हो सकती। फिर हमने स्ट्रेस तनाव यहाँ पर पढ़ा, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। फिर हमने यंग मॉड्यूल यहाँ पर पढ़ा, क्या होता है यंग मॉड्यूल, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन यहाँ पर होता है ना। तनाव बटा विकृति यहाँ पर होता है। फिर इसके अलग अलग टाइप पढ़े, हमने अनुधेर्य के बारे में, लॉन्गिट्यूडल तनाव के बारे में पढ़ा, हमने वॉल्यूमेट्रिक के बारे में पढ़ा, और हमने शेयरिंग यहाँ पर पढ़ा। ठीक है, हो गए आपके 6 फॉर्मूला। अगला सबसे इंपॉर्टेंट नियम आ जाता है हुक्स लॉ। ये हुक्स लॉ आपको कहीं ना कहीं फिर से एक आध बार केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हुक्स लॉ क्या बोलता है, हुक का नियम क्या कहता है कि प्रत्यास्थ सीमा के भीतर, मतलब किसी भी वस्तु को अपने ओरिजिनल शेप में जब तक आप वापस ला सकते हो, है ना, वो प्रत्यास्थ सीमा उसकी इलास्टिक लिमिट हो जाएगी। किसी भी पिंड में उत्पन्न तनाव, किसी भी पिंड में जो भी तनाव यहाँ पर उत्पन्न होगा, वो उसकी विकृति के क्या हो जाएगा, सीधे अनुपातिक यहाँ पर हो जाएगा। तो आप इसको ऐसा कह सकते हो, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना आप स्ट्रेस डालोगे उतना ही उसमें स्ट्रेन होगा, मतलब जितना आप उसके ऊपर प्रेशर डालोगे, हिंदी में कह लूं तो जितना आप उसके ऊपर प्रतिबल या प्रेशर लगाओगे, उतना ही उसके अंदर क्या होता जाएगा, विकृति उत्पन्न होती जाएगी, है ना। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हो गया। प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर मैं यहाँ पर के लिख सकती हूँ, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू के स्ट्रेन के बराबर हो गया। तो इलास्टिसिटी मॉड्यूल के किसके बराबर हो जाएगा, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन के, मतलब वही वाला प्रतिबल डिवाइड बाय विकृति के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक सिंपल सा है, वही जो यंग वाला है वही आपका हुक का नियम भी रहेगा। चलिए, अब इलास्टिक मॉड्यूल जो लोचदार मापांक होते हैं, इसके भी 3 टाइप होंगे, इसके भी सेम आपके 3 टाइप रहेंगे। ठीक है, तो प्रत्यास्थ मापांक, प्रतिबल और विकृति का अनुपात यहाँ पर रहेगा। वही हम लोग कह रहे हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो यहाँ पर होगा। किस पर डिपेंड करता है कि कोई भी वस्तु कितना विकृत, कितना यहाँ पर टूट सकती है, कितना बिगड़ सकती है। विकृति समझते हो, विकृति मतलब किसी भी चीज का बिगड़ना, चाहे हल्का सा भी परिवर्तन होना, उसको अपन विकृति यहाँ पर कहेंगे, डिफॉर्मेशन यहाँ पर कहेंगे। तो उसमें जो हमारा यंग मॉड्यूल होगा, एक फॉर्मूला तो ये यंग मॉड्यूल वाला हो गया, फॉर्मूला वही है, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। अच्छा, मैं इसको इंग्लिश में कह रही हूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ ही रहा है, तनाव बटा विकृति। इवन इंग्लिश ना हम इजी पढ़ रहे हैं हिंदी से, क्योंकि हिंदी में तनाव को और भी कई सारी चीजें कही जा सकती है। ठीक है, तो यंग मॉड्यूल क्या होता है, इसमें जितनी भी चीजें होगी वो क्या होगी, लंबाई में परिवर्तन होगी। सो लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हो जाएगा। तो पहली चीज क्लियर हो गई, रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। अब दूसरा जो होता है शेयरिंग मॉड्यूल यहाँ पर होता है, जिसको आप जी से कहते हो। तो ये क्या होता है, स्पर्श रेखी प्रतिबल और कतरनी विकृति का अनुपात। यहाँ पर जो स्पर्श रेखी प्रतिबल, टेंजेंटियल जो स्ट्रेस लग रहा है, स्ट्रेस हमेशा वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। किसी में भी आप ले लो, यंग मापांक में ले लो, कतरनी में ले लो, बल्क मॉड्यूल में ले लो, आयतन वाले में ले लो, सब में स्ट्रेस हमेशा फोर्स डिवाइड बाय एरिया रहेगा। तो फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस होगा किसके अंदर, विकृति के अंदर। क्योंकि देखो, प्रेशर हम लोग बोल सकते हैं, प्रतिबल तो सबके ऊपर सेम रहेगा, लेकिन कभी वस्तु की, हम लोग ऐसा भी तो कह सकते हैं कि कभी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन होगा, कभी पूरे आयतन में परिवर्तन हो जाएगा, और कभी केवल उसके साइज में यहाँ पर परिवर्तन होगा। तो बस फॉर्मूला जो है आपका, विकृति में परिवर्तन होगा, प्रतिबल बिल्कुल सेम रहेगा। सो यंग मापांक में आप नॉर्मल कह दो कि नॉर्मल प्रतिबल डिवाइड बाय अनुदैर्ध्य विकृति, मतलब लॉन्गिट्यूडल वाला, लंबाई वाला। शेयरिंग में आप कह दो कि जो टेंजेंटियल स्ट्रेस है वो हमेशा फोर्स डिवाइड बाय एरिया रहेगा। टू शेयरिंग स्ट्रेन जो अभी आपने लिखा था डेल एक्स डिवाइड बाय एल, वो हो जाएगा। और बल्क मॉड्यूल सामान्य प्रतिबल नॉर्मल स्ट्रेस से जो आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है उसका रेशियो हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा, अब इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? यंग मापांक को y से रिप्रेजेंट किया जाता है। मात्रक क्या हो जाएगा? यंग मापांक का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन को पता है कि ऊपर स्ट्रेस हो जाएगा, नीचे स्ट्रेन हो जाएगा। स्ट्रेन का तो कोई मात्रक होता ही नहीं है विकृति का, तो इसका मात्रक वही होगा जो हमारा किसका हो जाएगा? प्रेशर का होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। धातुओं में इसका मूल्य सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है। तो सबसे पहला फॉर्मूला आज की क्लास का और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अभी तक तो आप सिर्फ बेसिक पढ़ रहे थे, फॉर्मूला अब आपके यहाँ से स्टार्ट होंगे। यंग मॉड्यूल क्या हो जाएगा? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हो जाएगा। और कौन सा? लॉन्गिट्यूडल वाला। तो फोर्स डिवाइड बाय एरिया और डेल एल बाय एल आप इसको लिख सकते हो। फिर बस ऊपर नीचे करके आप इसको जैसे कन्वर्ट करना चाहे वैसे कर सकते हैं। शेयरिंग मॉड्यूल में हमने क्या बोला था कि यहाँ पर जो विकृति होगी, है ना, वो किस प्रकार की विकृति होगी? शेयरिंग विकृति यहाँ पर होगी। तो ऊपर वाली चीज तो हमेशा सेम रहेगी, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। नीचे वाली चीज में जहां पर अपन डेल एल बाय एल लिख रहे थे, वहां पर अपन डेल एक्स बाय एल लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि अब लंबाई में परिवर्तन नहीं होता है, यहाँ पर पूरा का पूरा विस्थापन होता है कि वस्तु कितनी विस्थापित हुई है वो अपन लिखते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो डेल एल है, लंबाई को इन्होंने विस्थापन से रिप्लेस कर दिया। जैसे आप दूरी और विस्थापन पढ़ते हो ना, सेम चीज यहाँ पर डेल एक्स क्या हो जाएगा? आपका विस्थापन हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला क्लियर हो गया। कभी कभी इसको टेन थीटा के टर्म्स में भी लिख दिया जाता है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला किसके बराबर होता है? टेन थीटा के। क्योंकि टेन थीटा बिल्कुल बहुत ही छोटा, बोल सकते हैं ना, डिफॉर्मेशन, बहुत ही छोटा परिवर्तन यहाँ पर होता है। तो एफ बाय ए एज इट इज रहेगा स्ट्रेस का, और इस थीटा को मैं डायरेक्टली क्या लिख सकती हूँ? टेन थीटा को डायरेक्टली थीटा यहाँ पर लिख सकती हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया शेयरिंग मॉड्यूल। लास्ट बचा हुआ है बल्क मॉड्यूल। ठीक है, आज की क्लास का मेन तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, वो किसके बराबर होगा? डेल वी बाय वी के। आयतन में परिवर्तन हमेशा ध्यान रखना, इसको नेगेटिव में लिखा जाता है। और फॉर्मूला वही होगा, स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल डिवाइड बाय विकृति। ठीक है, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन होगा, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला तो वही रहेगा, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। स्ट्रेन किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि आयतन में परिवर्तन हो रहा है, बस आप इसको ऊपर नीचे कर लो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने इसको लिखा फोर्स डिवाइड बाय एरिया, ये वी ऊपर चला गया, डेल वी मेरा नीचे आ गया। ठीक है, अब आपको पता है कि प्रेशर किसके बराबर होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो कभी कभी इसको आप प्रेशर से भी रिप्लेस कर सकते हो, तो एक फॉर्मूला आपका ये भी बन जाएगा। वो तो ऐसा कोई लोड नहीं है, आपको बस बेसिक फॉर्मूला पता है तो आप कोई भी किसी को भी रिप्लेस यहाँ पर कर सकते हो। जस्ट लाइक क्वेश्चन में जब आपको बल्क मॉड्यूल पूछा है और क्वेश्चन में प्रेशर दे रखा है, तो फोर्स डिवाइड बाय एरिया से आप प्रेशर निकाल ही सकते हो। ठीक है, इसकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूर से करना, ताकि आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाए। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्लियर होता है ना, लगभग 15 मिनट अपन को लगे और सॉलिड के सारे फॉर्मूला अपन ने डिस्कस कर लिए। अब आ जाते हैं अपन लिक्विड के ऊपर, और सबसे ज्यादा टाइम अपन को लिक्विड में ही लगेगा, क्योंकि लिक्विड में अनलिमिटेड फॉर्मूलाज है। यहाँ पर हम लोग मेन मेन फॉर्मूलाज डिस्कस कर रहे हैं। बाकी जितने भी फॉर्मूला जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं है बट स्टिल पार्ट ऑफ योर सिलेबस, वो हम लोग डायरेक्टली एमसीक्यूज में देख लेंगे। वैसे 99% तो यहीं कवर हो जाएंगे, ऑलमोस्ट सारे ही हमने ले लिए। एक आधो कोई छूट गया होगा तो वो न्यूमेरिकल के साथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले अपन देखते हैं विश्राम अवस्था में द्रव। अगर कोई द्रव चुपचाप पड़ा हुआ है, उसको कोई छेड़ नहीं रहा है, तो उस पर लगने वाला जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? फोर्स डिवाइड बाय एरिया के बराबर हो जाएगा। मात्रक आप देख सकते हो, स्केलर अदिश राशि यहाँ पर होती है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, ml-1 t-2 यहाँ पर हो जाएगा। और अगर अपन सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखें तो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल यहाँ पर इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नॉर्मल डेफिनेशन देखना है तो देख लो कि एक स्थिर तरल पदार्थ पर एक बल कार्य करता है, जो उसमें डूबी किसी भी सतह के हमेशा लंबवत रहेगा। यदि एक क्षेत्रफल ए पर एफ बल यहाँ पर कार्य कर रहा हो, तो दबाव को आप इस प्रकार से लिख सकते हो, दैट इज फोर्स डिवाइड बाय एरिया। अब यहाँ से आपका एक एक नियम शुरू हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा, बर्नौली हो जाएगा, जितने भी नियम है वो अब स्टार्ट होंगे। सबसे पहला आ जाता है पास्कल का नियम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर माना जाता है मैकेनिक्स में, क्योंकि आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट वगैरह हो गई, वो सब पास्कल के नियम पर ही कार्य करती है। ये सारी इसी की एप्लीकेशंस होती है। ठीक है, अब देखो पास्कल का नियम कहता है कि स्थिर अवस्था में, वापस से वही, द्रव जो है वो कैसा है? स्थिर अवस्था में, मूवेबल नहीं है। मूवेबल जैसे नदी का पानी और ये सब मूवेबल होते हैं, ऐसा मूवेबल नहीं। पानी कैसा पड़ा हुआ है? स्थिर अवस्था में पड़ा हुआ है। तो स्थिर अवस्था में तरल पदार्थ में जो भी दबाव लगेगा, इसके ऊपर जो भी दबाव होगा, क्षैतिज तल पर सभी बिंदुओं पर समान यहाँ पर रहेगा। एक तरल में डूबे हुए एक प्रिज्मी तत्व पर विचार करें, मतलब एक लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर
मैंने क्या डाल दिया, एक प्रिज्म डाल दिया है। तो प्रिज्म के कितने फेस होंगे, 3 फेस यहाँ पर होंगे। ठीक है, प्रिज्म 3 फेस वाला होता है, बेसिकली ट्रायंगल ही है। ठीक है, तो तीनों ही फेस पर इक्वल प्रेशर यहाँ पर लगेगा। जैसे कि मैं इसका 3 फेस मान लूँ, ये फेस 1 मान लो, ये फेस बी मान लो और ये फेस सी मान लो। तो फेस ए पर लगने वाला जो प्रेशर है वो किसके बराबर होगा, जो ए के ऊपर हमारा फोर्स लग रहा है डिवाइड बाय एरिया, जो कि ए सरफेस ए फेस के ऊपर यहाँ पर लग रहा है, या इसकी जो एज है ना, एज मतलब जो इसकी डायरेक्शन है उसके ऊपर लग रहा है। सेम चीज मैं बी सरफेस के लिए भी निकाल सकती हूँ, सेम चीज अपन सी के लिए भी निकाल सकते हैं। तो एट द लास्ट आप कहना क्या चाह रहे हो, हम कहना ये चाह रहे हैं कि सभी डायरेक्शन में इक्वल फोर्स जो है, कोई भी द्रव सभी डायरेक्शन में इक्वल फोर्स यहाँ पर लगाता है। ये किसने प्रूफ करके दिखाया था, ये पास्कल ने यहाँ पर प्रूफ करके दिखाया था इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने करके बताया था कि हाइड्रोलिक लिफ्ट से आप किसी से किसी भी बड़ी वस्तु को यहाँ पर पिक कर सकते हो, किसी भी बड़ी वस्तु को उठा सकते हो। तो उदाहरण के लिए यदि एक बल F1 को, ये बल हमने एक जो है यहाँ पर एक पिस्टन पर लगाया। ठीक है, इसमें पूरे में फ्लूइड जो है, लिक्विड जो है वो हमने यहाँ पर भर रखा है। एक छोटा पिस्टन लग रहा है, एक बड़ा पिस्टन यहाँ पर लग रहा है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे, एक बल लगाओगे जिसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, ए यहाँ पर दे रखा है, तो पहले वाले को अपन मान लेते हैं फोर्स, क्षेत्रफल ए लगाया, इसके ऊपर क्या पड़ रहा है, दबाव यहाँ पर पड़ रहा है, दैट इज P1। तो अपन को पता है कि जो फोर्स है वो कितने के बराबर हो जाएगा, P1 A1 के बराबर, कि कितने क्षेत्रफल पर कितना प्रेशर आप यहाँ पर लगा रहे हो। ठीक है, तो उदाहरण के लिए एक बल F1 को A1 वाले छोटे पिस्टन पर लगाया जाए, तो दबाव P2 जो है, दबाव क्षेत्र जो होगा, क्षेत्रफल कितना है इसका, A2 जो है बड़े पिस्टन पर संचारित हो जाएगा, जिससे एक बड़ा बल F2 उत्पन्न हो जाएगा, जिसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। जस्ट लाइक जो नया बल यहाँ पर बना, यहाँ पर जो बल लग रहा होगा डिवाइड बाय जो पुराना बल था, वो किसके बराबर हो जाएगा, जितना क्षेत्रफल था उसके बराबर। क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा, बल उतना ही ज्यादा यहाँ पर लगाना होगा, राइट। तो ये यहाँ पर हाइड्रोलिक लिफ्ट वगैरह में सब में सेम कंसेप्ट को यूज किया जाता है। तो सिंपली पास्कल का जो नियम है वो हमें क्या कहता है, आप यहाँ से समझ सकते हो कि सभी डायरेक्शन में जो है इक्वल फोर्स यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, सभी डायरेक्शन में इक्वल बल लगेगा, इक्वल प्रेशर यहाँ पर लगेगा। और कैसे निकालना है, तो डायरेक्टली आप जो नॉर्मल अपना प्रेशर का फॉर्मूला है उससे निकाल सकते हो। जितना ज्यादा बल होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पर हमका हमारा क्षेत्रफल होगा, ऐसे आप कह सकते हो। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। पहला पास्कल का नियम क्लियर हो गया, कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ लो, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गहराई के साथ दबाव में परिवर्तन होना। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हो या नीचे डीप में जाते हो, ऊंचाई h, जैसे कि एक लिक्विड सॉल्यूशन हमने लिया है ना, कितनी हाइट तक है इसकी ऊंचाई h हमको दे रखी है, आधार क्षेत्रफल कितना है a यहाँ पर है, वाले तरल पदार्थ के बेलनाकार तत्व पर विचार करें जिसके शीर्ष पर दबाव P1, मतलब ऊपर से प्रेशर P1 लग रहा है, नीचे से ऊपर की साइड प्रेशर P2 लग रहा है, जो कि डेफिनेटली यहाँ पर हमारा बोइंसी फोर्स होगा। ठीक है, उत्प्लावन बल होगा। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में दबाव के अंतर को इस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है कि एक प्रेशर आपको नीचे से लग रहा है पानी वाला, है ना, और एक क्या लग रहा है, ये जो पानी ऊपर से लगा रहा है P2 माइनस P1, ये किसके बराबर होगा, रो जी एच के बराबर होगा। हाउ कैन यू से दैट कि ये रो जी एच होगा। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो कि रो क्या हो जाएगा, इसका डेंसिटी घनत्व हो जाएगा, जी क्या हो जाएगा, ग्रेविटी, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण पॉइंट हो जाएगा जिसकी वैल्यू अपनी फिक्स रहती है 9.8, और एच क्या हो जाएगा, इस लिक्विड की हाइट होगी कि कहाँ तक ही अपन ने भर रखा है, 20 सेंटीमीटर, 10 मीटर, वट जो भी चीज हमको यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। P2 माइनस P1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, अपना रो जी एच के बराबर हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना कि गहराई के साथ दबाव में परिवर्तन को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बर्नौली थ्योरम क्या होती है। ठीक है, बर्नौली प्रमेय को एक बार देख लेते हैं, बर्नौली प्रमेय क्या है और इसका फॉर्मूला क्या है। तो देखो, बर्नौली का सिद्धांत द्रव गतिकी में ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। गतिमान एक आदर्श द्रव असंपीडित है और गैर चिपचिपा यहाँ पर है, मतलब इसकी एक कंडीशन है कि नॉन कंप्रेसिबल यहाँ पर होना चाहिए, इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं लग रहा हो। ठीक है, एक्सटर्नल कोई प्रेशर नहीं लग रहा हो, और गैर चिपचिपा यहाँ पर उसके अंदर किसी भी प्रकार की चिपचिपाहट नहीं होना चाहिए, श्यानता वगैरह इसके अंदर नहीं होना चाहिए। उस केस में कुल यांत्रिक ऊर्जा पूरे प्रवाह में कैसी रहेगी, स्थिर रहेगी। मतलब कंटिन्यूअस, अगर आप एक पाइप ले रहे हो तो उससे कंटिन्यूअस यहाँ पर बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के पानी फ्लो होता रहेगा। ठीक है, तो बर्नौली का सिद्धांत पानी के फ्लो को मेजर करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे कि अगर अपन को प्रेशर पूरा निकालना है तो पी टोटल प्रेशर जो उसके ऊपर लग रहा है नॉर्मल प्रेशर वो आप निकालोगे, प्लस रो जी एच यहाँ पर हो जाएगा जो ऊपर और नीचे की साइड से जो प्रेशर लग रहा है उसका सम अप करके, प्लस हाफ रो वी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो लिक्विड है अब वो गतिशील है, पहले तो स्थिर था अब वो गतिशील है, मतलब इस पानी में क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा को ऐसे आप क्या लिखते हो, हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हो। अब यहाँ पर जो मास होगा वो द्रव का घनत्व हो जाएगा, ठीक है, तो रो वी स्क्वायर। तो ये तीनों का योग जो है वो हमेशा स्थिर रहेगा, किस कंडीशन में, जब द्रव हमारा नॉन कंप्रेसिबल हो और साथ ही नॉन चिपचिपा यहाँ पर हो, गे चिपचिपा यहाँ पर हो, ठीक है। तो ये बर्नौली की थ्योरम का हमारा इक्वेशन है। देखो इस अगली क्लास में मैं आपको इस पर न्यूमेरिकल सिखाऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। सो बर्नौली की थ्योरम क्लियर हो गई, क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो। सबसे पहले अपन ने सॉलिड का स्टार्ट किया, फिर अपन ने लिक्विड का स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लिक्विड में अपन ने सबसे पहला जो मेन नियम पढ़ा वो कौन सा नियम पढ़ा, पास्कल का नियम पढ़ा। पास्कल नॉर्मल अपना प्रेशर वाला ही नियम होता है कि किसी भी जिस एक सरफेस पर लगाने वाला प्रेशर ही अपन ने पढ़ा था, एफ ए इज इक्वल टू ए के बराबर होगा, जस्ट लाइक कि सरफेस ए के ऊपर जो भी प्रेशर लग रहा है। तो उस केस में आप इसको ऐसा कह सकते हो, ठीक है। और यही चीज जब आप दूसरे के लिए निकालोगे तो ये पी बी ए बी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा, जस्ट अपन ने गहराई के साथ परिवर्तन पढ़ लिया कि गहराई के साथ द्रव पर लगने वाले दाब में क्या परिवर्तन होता है, तो ये बराबर होता है अपना रो जी एच के। उसके बाद अपन ने तीसरे नंबर पर बर्नौली का थ्योरम पढ़ा जिसमें पी प्रेशर प्लस हमारा जो गहराई के साथ जो भी परिवर्तन होगा दाब में दैट इज रो जी एच, प्लस जो द्रव गति कर रहा है उसकी गतिज ऊर्जा हाफ रो वी स्क्वायर, इन तीनों का योग हमेशा स्थिर रहेगा, ठीक है। अब देखो बर्नौली के थ्योरम की आपसे दो एप्लीकेशन पूछी जाती है। वेंचुरीमीटर का ऑलरेडी आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है, क्वेश्चन कुछ यूं था कि वेंचुरीमीटर निम्नलिखित में से किसका एग्जाम्पल है, ठीक है, जो द्रव के फ्लो को यहाँ पर मेजर करना है। तो वो बर्नौली की ही एक एप्लीकेशन थी, तो ये संबंधित है बर्नौली के सिद्धांत से, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका एक और सिद्धांत बहुत ही प्रसिद्ध है बर्नौली का, टॉरिसेली एक्सपेरिमेंट इसे कहा जाता है, ठीक है। तो किसी छिद्र में हमने कंटेनर लिया है उसमें एक छिद्र कर रखा है, तो किसी छिद्र से तरल पदार्थ के बाहर निकलने का वेग हमेशा उस वेग के बराबर होगा जो एक स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु के तरल सतह से नीचे छिद्र की गहराई के बराबर ऊंचाई से गिरने के बाद प्राप्त होगा। मतलब किसी होल में किसी भी एक बड़े कंटेनर में यदि होल हो रहा है, इससे जिस भी मात्रा में पानी का फ्लो होगा वो किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ 2 GH के बराबर होगा, ठीक है। किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ 2 GH के बराबर। एच बेसिकली क्या है, जो ये कंटेनर लिया है इसकी टोटल हाइट यहाँ पर हो जाएगी, है ना, ये वाली हाइट आप देख सकते हो, ये वाली, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है इसके अंदर, पहला फॉर्मूला समझ में आया, V1 वन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 GH के बराबर होगा। बहुत सिंपल सी चीज है, केवल आपको हाइट पता होगी तो उससे ये आंसर निकल कर आ जाएगा, क्योंकि 2G वैल्यू तो ऑलरेडी आपकी फिक्स रहेगी। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वेंचुरी मीटर वाला। तो वेंचुरी मीटर बेसिकली एक प्रकार का छोटा सा एक छोटा पाइप आप इसको कह सकते हो, जो कि द्रव के फ्लो को यहाँ पर मेजर करता है। तो आपके घर में जो पाइपलाइन है आप उसका फ्लो मेजर करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, बीच में जो वेंचुरी मीटर है उसको लाकर लगा दो, प्रेशर से पानी का सप्लाई करो और उससे आपको पता चल जाएगा कि कितने फ्लो से इस पाइपलाइन में से पानी निकल रहा है, ठीक है। सो बर्नौली के सिद्धांत का लाभ उठाकर किसी भी तरल पदार्थ की गति को मापने के लिए, पानी का फ्लो मापने के लिए, वो जरूरी नहीं कि पानी हो, वो कोई भी चीज हो सकती है, अब वेंचुरी मीटर का प्रयोग कर सकते हो। इसमें बेसिकली बीच का पार्ट जो है थोड़ा सा छोटा होता है ना, ये वाला पाइप बड़ा होगा जो आपने नॉर्मल पाइप से कनेक्ट कर दोगे, बीच में थोड़ी सी संकीर्णता यहाँ पर रखी जाती है, थोड़ा सा नैरो रखा जाता है, और इसी के माध्यम से क्या किया जाता है, पानी के फ्लो को मेजर किया जाता है। तो इसकी एक इक्वेशन है, फ्लो निकालने की एक फॉर्मूला होता है बेसिकली, तो इसको याद नहीं रखना है क्योंकि इससे ऐसा कोई क्वेश्चन बना नहीं है, जस्ट आप देख सकते हो। V1 जो फ्लो होगा उसको अपन निकालेंगे अंडर रूट ऑफ 2 ρGH डिवाइड बाय रो, रो बेसिकली क्या होगा, घनत्व तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। A1 स्क्वायर डिवाइड बाय A2 स्क्वायर, A1 जो इस बड़े वाले भाग का क्षेत्रफल होगा क्योंकि पाइप बड़ा है तो इसका क्षेत्रफल कितना है, A2 जो यहाँ पर संकीर्ण है इसका क्षेत्रफल कितना है, इसको -1 करोगे और इसकी पावर होगी -1/2, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप देख सकते हो कि ऐसा कोई फॉर्मूला वेंचुरी मीटर का होता है, ठीक है। दो चीजें क्लियर हो गई, पास्कल बर्नौली क्लियर हो गया।
अब पढ़ते हैं हम लोग शांता गुणांक, विस्कोसिटी यहाँ पर क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है। तो बेसिकली विस्कोसिटी का फॉर्मूला, शांता जो भी चिपचिपाहट होती है किसी भी लिक्विड के अंदर, है ना, वो कैसे निकाली जाती है, विस्कोसिटी को कैसे निकाला जाता है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया, वही होता है। देखो सिंपल सी चीज है, जो अपन स्ट्रेस बाय स्ट्रेन करते हैं ना, सेम ही चीज है। तो शांता गुणांक को जो कतरनी तनाव यहाँ पर होता है, मतलब जो हमारा स्ट्रेस यहाँ पर होगा, स्ट्रेस तो सेम ही रहेगा, है ना, स्ट्रेस हमेशा फोर्स डिवाइड बाय एरिया ही रहेगा। कतरनी तनाव और विकृति का जो दर यहाँ पर होगा, विकृति दर के अनुपात के रूप में यहाँ पर आप इसको परिभाषित कर सकते हो। दैट मीन्स यहाँ पर जो भी परिवर्तन होगा वो क्या होगा, डेल एक्स बाय एल हो जाएगा, लेकिन समय के साथ होगा। इसीलिए अपन इसमें जो अपना समय है उसको भी क्या करते हैं, कंसीडर यहाँ पर करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें बस आपको छोटी सी चीज ध्यान रखना है कि नॉर्मल पूरा फॉर्मूला वही है, बस इसमें आप समय जो है उसको भी क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। क्लियर है, कोई दिक्कत है तो एक बार आप इसको ध्यान से देख लो, फिर थोड़ा सा और एक स्टेप और आगे समझना है, वो समझकर अपन आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, डेल एक्स बाय एल। अब देखो यहाँ पर ये जो डेल एक्स है और डेल टी है, ये इसी के डिवाइड में होगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, वी, वॉल्यूम आयतन के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका इन शॉर्ट फॉर्मूला क्या बना सकते हो आप, इस एल को ऊपर लेकर चले जाओ, ए नीचे आ जाएगा, तो एफ एल डिवाइड बाय ए वी हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ फॉर्मूला लिख लो, जब न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। डेल एक्स बाय जो डेल टी था, हमने इसको रिप्लेस कर दिया किसके साथ, v के साथ, इसको यहाँ पर हमने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, पहली चीज क्लियर हो गई, शांता गुणांक क्लियर हो गया, ईटा क्लियर हो गया, ईटा कहा जाता है इसको। अब आ जाता है हमारा स्टोक्स का नियम। ठीक है, स्टोक का नियम क्या बोलता है कि जब कोई गोलाकार पिंड किसी चिपचिपे माध्यम से गुजरता है तो उस पर पीछे की ओर खींचने वाला एक बल कार्य करता है ना। वो बल क्या होगा, उसको कैसे लिखा जाता है, जैसे कि एक पानी का हमने जग भर रखा है, उसके अंदर हमने एक बोल यहाँ पर डाल दी है, ठीक है, और पानी थोड़ा सा श्यान यहाँ पर है, मतलब हनी आप मान लो, तेल यहाँ पर आप इसको मान लो, इसके अंदर मैंने एक छोटी सी बॉल डाल दी है ना। अब इस बॉल ने क्या कर रखा है, इसको बीच में ही रोके रखा है, वो इसको नीचे नहीं जाने दे रही, क्यों, क्योंकि कणों ने, जो पानी के या ऑयल के कण थे, उसने इसको बांध लिया है। तो इस पर लगने वाला, इस बॉल के ऊपर लगने वाला जो बल है वो किसने समझा है, स्टोक ने समझा है। किसके थ्रू, कि ये जो बल होगा वो 6 पाई ईटा आरवी के बराबर होगा। देखो 6 पाई तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है, ईटा क्या हो जाएगा मेरा, विस्कोसिटी कोफिशिएंट, शांता गुणांक हो जाएगा। आर जो ये गोलाकार कण है, इसकी त्रिज्या यहाँ पर हो जाएगी, और v क्या हो जाएगा, पिंड का वेलोसिटी यहाँ पर हो जाएगा, तो दैट इज 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, शांता भी क्लियर हो गई। अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि जस्ट एक नंबर टॉपिक है, रेनॉल्ड नंबर। यहाँ पर क्या होता है, इट इज नॉट केमिस्ट्री, इट इज नॉट मैथ्स, ये आपका फिजिक्स है। ठीक है, सो रेनॉल्ड नंबर, जिसको आर ई से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल आर और बेस में ई लिखा जाता है। तो ये किसी भी पाइप के माध्यम से, किसी भी पाइप के माध्यम से तरल प्रवाह की जो प्रकृति है उसको निर्धारित करता है। बिल्कुल रियल एग्जांपल है ये, जैसे अभी आपने बर्नौली का वेंचुरी मीटर पढ़ा था ना, है ना, तो उसकी उसी का सिमिलर आप कह सकते हो रेनॉल्ड नंबर है, कि आपको तरल का प्रवाह मेजर करना है तो आप किसके थ्रू कर सकते हो, रेनॉल्ड नंबर के थ्रू। तो पहले इसको रियलिटी से कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक डैम से पानी छोड़ा गया है, ठीक है, तो डैम से नॉर्मल धीरे धीरे पानी तो जाता ही रहता है, हल्का हल्का। तो इस प्रकार के फ्लो को हम लोग लेमिनार फ्लो बोलते हैं। जैसे कोई शांत नदी है, धीरे धीरे उसमें कंटिन्यूअसली पानी बह रहा है ना, तो दैट इज लेमिनार फ्लो। पहले मैं आपको जो फ्लो होता है, बहाव होता है, उनके टाइप बता देती हूँ, उसके बाद अपन रेनॉल्ड नंबर डिस्कस करेंगे। सो लेमिनार फ्लो क्या होगा, कि धीरे धीरे कोई एक पाइप है, उससे धीरे धीरे पानी रिलीज हो रहा है, कंटिन्यूअस रिलीज हो रहा है ना, कोई उसमें एकदम से तेज एकदम से स्लो वैसा कुछ नहीं हो रहा है, दैट इज लेमिनार फ्लो। ठीक है, अब दूसरा होता है टर्ब्यूलेंट फ्लो। अब टर्ब्यूलेंट फ्लो क्या होता है, कि एकदम प्रेशर के साथ पानी जा रहा है, आड़ा टेढ़ा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी डायरेक्शन में पानी निकल रहा है, दैट इज टर्ब्यूलेंट फ्लो। जिसकी कोई एक फिक्स दिशा यहाँ पर नहीं होगी, उसको हम लोग टर्ब्यूलेंट फ्लो यहाँ पर कहेंगे। ठीक है, दो चीजें क्लियर हो गई, लेमिनार सीधा सीधा, टर्ब्यूलेंट नाम ही ऐसा ही है कि क्या हो रहा होगा, मिक्सअप हो रहा होगा, सभी डायरेक्शन में वो जा रहा होगा। अब इन दोनों के बीच की भी एक चीज होती है, ट्रांजिशनल पीरियड आप उसको कह सकते हो, कि जहां पर पानी एकदम, जहां पर धीरे धीरे फ्लो हो रहा था, एकदम से पीछे से ज्यादा फ्लो आ गया, प्रेशर या आ गया, प्रेशर आ गया, या कोई भी चीज हो गई, तो उस केस में क्या होगा, कि ये एकदम से मूवमेंट इसके अंदर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि पहला डायग्राम यदि स्क्रीन पर विजिबल हो रहा हो, दैट इज लेमिनार फ्लो, सीधा सीधा वो जा रहा है।
नॉर्मल फ्लो हो रहा है। अब ट्रांजिशनल में क्या होगा कि हल्का सा इसका मोशन क्या हो गया, बिगड़ गया। पहले वो नॉर्मल था, एकदम से उसमें क्या हो गए, चेंजेस आ गए कि एकदम से फ्लो बढ़ गया। जैसे कि डैम के गेट धीरे धीरे खोले तो धीरे धीरे क्या हुआ, बाकी सब जगह तो धीरे धीरे पानी जा रहा था, लेकिन जहां से डैम का गेट खुला वहां पर एकदम से प्रेशर से पानी निकलना स्टार्ट हो गया, तो दैट इज ट्रांजिशनल पीरियड। और तीसरा जो होगा टर्बुलेंट होगा, जैसे ही डैम का गेट पूरा खुलेगा कंटिन्यूस फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा पानी का, दैट इज टर्बुलेंट। तो इसी को हम लोग रेनॉल्ड नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि इसका अगर आपको रियल डायग्राम देखना है वेव फॉर्म में तो आप ऐसा भी देख सकते हो। ठीक है, ये रेनॉल्ड नंबर नॉर्मल फ्लो यहाँ पर हो रहा है। अब ये नॉर्मल हो रहा है, लेकिन हल्का हल्का सा क्या हो रहा है, इसके अंदर वेव्स आ रही है, हल्का हल्का सा मॉडिफिकेशन हो रहा है। और लास्ट में जाते जाते तो ये पूरा ही चेंज हो गया, पूरा ही टर्ब्यूलेंट यहाँ पर हो गया। ठीक है, और लास्ट में आप देखोगे कि जैसे जैसे ये नंबर, जैसे जैसे रेनॉल्ड नंबर बढ़ता जाएगा, मतलब पानी का जो फ्लो है अनकंडीशनली बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो देखो रेनॉल्ड नंबर का भी एक फॉर्मूला होता है। रेनॉल्ड संख्या किसी भी पाइप के माध्यम से तरल के प्रवाह की प्रकृति को निर्धारित करती है कि उसका प्रवाह लेमिनार होगा, टर्ब्यूलेंट होगा या फिर ट्रांजिशनल यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो वी डी डिवाइड बाई ईटा। रो तो वही अपना घनत्व हो गया पानी का या जिस भी लिक्विड का आप पूछ रहे हो। v क्या हो जाएगी, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, वेग यहाँ पर हो जाएगा कि किस वेग से वो जा रहा है। d जिस पाइप से वो निकल रहा है उसका डाया हो जाएगा, और ईटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर वही उसका विस्कोसिटी कोफिशिएंट, शांता गुणांक यहाँ पर हो जाएगा। अब जो चीज हमारे काम की है, फॉर्मूला नो डाउट काम का है, बट ये नंबर आपको ध्यान रखना है कि अगर 0 से 1000 के बीच में अगर आपकी आर की वैल्यू आती है, दैट मीन्स पानी नॉर्मली फ्लो हो रहा होगा। अगर 1000 से 2000 के बीच में ये नंबर आया तो समझ जाओ कि पानी में अब परिवर्तन होगा, पानी का फ्लो एकदम से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और अबो 2000 हुआ मतलब कि अब तो बिल्कुल बिना किसी नॉर्मल वे के, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर पानी का फ्लो होने वाला है, दैट इज टर्ब्यूलेंट। क्या ये चीज समझ में आई? रेनॉल्ड नंबर समझ में आया? रेनॉल्ड नंबर कैसे निकालेंगे, कैसे इसको प्रोसेस करेंगे? ठीक है, तो 0 से 1000 नॉर्मल है, 1000 से 2000 के बीच में कॉम्प्लिकेटेड है, और अगर उससे 2000 से ऊपर हुआ, 3000, 4000, 5000 हुआ, तो आप समझ जाओ कि बिल्कुल एक बोल सकते हैं ना बाढ़ आ गई है, एक्सट्रीम लेवल पर सुनामी वुनामी आ गई है, वैसा पानी फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सरफेस टेंशन क्या होता है? जैसे ही सरफेस टेंशन आता है हमको क्या याद आ जाता है? पानी की बूंद याद आ जाती है ना, क्योंकि पानी की बूंद जो बनती है वो पृष्ठ तनाव के कारण ही बनती है। तो पृष्ठ तनाव तरल पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण एक तरल जो है सतह पर फैली हुई लोचदार झिल्ली की तरह व्यवहार करता है, एक मेम्ब्रेन की तरह व्यवहार करता है, जिसके कारण उसको मिनिमम क्षेत्रफल यहाँ पर प्राप्त होता है। तो बेसिकली जो सरफेस एरिया या जो हमारा सरफेस टेंशन होगा वो किसके बराबर होगा? फोर्स डिवाइड बाय लेंथ के बराबर होगा। हमेशा ध्यान रखना, सरफेस टेंशन में कभी भी इसको प्रेशर मत समझ लेना, ये फोर्स डिवाइड बाय लेंथ होता है, क्योंकि नॉर्मल जो होंगे वो सब फोर्स डिवाइड बाय एरिया होते हैं, लेकिन सतही तनाव में अपन क्या बोलते हैं, हमेशा इसकी लंबाई से इसको कंपैरिजन करते हैं कि कितना लंबाई इसकी यहाँ पर रहेगी, जो भी गोला या हमारा जो पानी की बूंद है या जो भी चीज है। ठीक है, तरल पदार्थ मतलब एक बूंद आप मान लो, वो किस तरीके से सतह पर फैली हुई है, सरफेस पर फैली हुई है, उसको आप कैसे निकालोगे? एफ डिवाइड बाय एल करके निकालोगे। इसीलिए इसका मात्रक न्यूटन डिवाइड बाय मीटर होता है। ठीक है, क्योंकि बाकी सबका क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर सबके क्षेत्रफल लग जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट रहता है जब आप मात्रक व मापन निकालते हो। ओके, चलो अब इसी से रिलेटेड जब सरफेस टेंशन देख लिया है तो सतही ऊर्जा को भी देख लीजिए। इसकी वही सरफेस टेंशन जो है, पृष्ठ तनाव जो है, उसकी एनर्जी भी होती है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, है ना? सो सरफेस टेंशन एस इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय 2LD करके आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो। LD बेसिकली इसमें जो भी इंक्रीमेंट होगा, LD मतलब लंबाई में जो भी इंक्रीमेंट यहाँ पर होगा, जैसे पानी की बूंद छोटी है, यही पानी की बूंद बड़ी हो गई है ना, तो जो भी इंक्रीमेंट जो छोटी थी और जो भी इंक्रीमेंट इसके अंदर हुआ है, चाहे वो टेम्परेचर के कारण हो, प्रेशर के कारण हो, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। सो एस इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय 2LD के बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आप ये भी ऐड करेंगे। अब आ जाता है कैपिलरी राइज क्या होगा, कैपिलरी उन्नयन यहाँ पर क्या होता है? तो केशिका ट्यूब में तरल का ऊपर की साइड बढ़ना, क्या हम लोग कह रहे हैं कि केशिका ट्यूब में तरल जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है ना, तरल वायु इंटरफेस में दबाव के अंतर के कारण ये वाली चीज होती है। जैसे कि मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है, इसके अंदर जैसे ही मैंने इस कैपिलरी को डाला, इस केशिका को डाला, पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो गया।
एक में एक लेवल तक पानी आ गया, जहां तक बकेट में पानी भरा हुआ था वहां तक ही मेरे कैपिलरी में पानी भरा हुआ है, और एक में धीरे धीरे नीचे भी चला गया। क्या ऐसा पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। वो डिपेंड करता है कि हमारा जो एंगल है वो कितने का यहाँ पर लगा हुआ है। सो एच इज इक्वल टू 2s cos थीटा डिवाइड बाय रो जी वी, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर एस बेसिकली वही जो पानी के लिए हम लोग सरफेस टेंशन बोल रहे थे, फोर्स डिवाइड बाय लेंथ, ये वही सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव है। थीटा अपना नॉर्मल जो जिस एंगल से ये जाएगा उसकी बात हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, संपर्क कोण होगा। ठीक है, रो आपका वही घनत्व हो जाएगा, जी 9.8 हो जाएगा, और वी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी यहाँ पर हो जाएगी। क्लियर है? रो जी ए यहाँ पर होगा, ए बेसिकली आपका ट्यूब का त्रिज्या यहाँ पर हो जाएगा। सो 2s cos थीटा डिवाइड बाय रो जी ए होगा। वेलोसिटी क्योंकि वेग तो है नहीं, क्योंकि ये मूवेबल नहीं है, पानी स्थिर अवस्था में, तो यहाँ पर वेलोसिटी ना लेते हुए हम लोग इस कैपिलरी राइस की जो त्रिज्या होगी, ठीक है, इस त्रिज्या को कंसीडर करेंगे, दैट इज ए आप कह सकते हो या फिर आर आप कह सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, देन यहाँ पर अब यहीं से आप तीन सिचुएशन देख लो कि जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी, वो तो आपको डायरेक्टली ऐसे पता चल ही जाएगा कि थीटा की वैल्यू अगर अपन को 45 डिग्री दे रखी है, मतलब बिलो 90 डिग्री होगा, तो उस केस में एच की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। अगर थीटा इज इक्वल टू 90, क्योंकि cos 90 जीरो होता है, तो उस केस में एच इज इक्वल टू जीरो, मतलब पानी बिल्कुल भी नहीं चढ़ेगा, जहां पर है वैसा ही रहेगा, मतलब सतही सरफेस के बराबर ही रहेगा। ठीक है, और जैसे ही थीटा की वैल्यू अबो 90 डिग्री आ जाती है ना, cos 90 के ऊपर की जितनी भी वैल्यू होती है वो सब नेगेटिव होती है। ठीक है, तो उस केस में आपका जो एच आएगा वो क्या हो जाएगा? हमेशा नेगेटिव होगा, मतलब पानी क्या होगा, जो कैपिलरी राइज हो रहा है उसमें डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ये नीचे की तरफ जाता जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे ये पूछा गया था कि इस वाली प्रोसेस को, कि कैपिलरी राइज यहाँ पर हो रहा है, टोटल इसकी जो साइज अपन को दे रखी थी कि टोटल कैपिलरी की साइज जो है 20 सेंटीमीटर है, पानी जो है 8 सेंटीमीटर तक चढ़ गया है, इसको हम लोग लिफ्ट में लेके गए, है ना, लिफ्ट में लेके गए, फ्री फॉल करवाया, तो बताइए उसमें पानी कब तक चढ़ जाएगा? क्योंकि लिफ्ट में जाते हो और फ्री फॉल करवाते हो तो उस केस में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जीरो के बराबर हो जाता है, यानी कि 2s cos थीटा, और ये g जीरो हो गया, मतलब पूरी वैल्यू जीरो हो गई। h इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब अनलिमिटेड हाइट तक वो बढ़ जाएगा, इन्फिनिटी तक बढ़ जाएगा। इन्फिनिटी इसके लिए क्या है? टोटल हाइट है। टोटल हाइट कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा, तो उस केस में आंसर 20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि मैक्स हाइट होगी इन्फिनिटी, मतलब मैक्स हाइट अगर 20 दे रखी है इस कैपिलरी की, इस केशिका की, तो 20 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ हमारा लिक्विड भी फिनिश होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे गैस को। ठीक है, गैस को जल्दी से पढ़ लेते हैं, ज्यादा फॉर्मूला नहीं है गैस में, मेनली जो भी थे वो आपके लिक्विड के अंदर थे। सो यदि बात की जाए हीट की, तो हीट हमेशा हॉट बॉडी टू कोल्डर बॉडी यहाँ पर जाती है, हीट का यानी कि उष्मा का जो स्थानांतरण होता है गर्म से ठंडे की तरफ होता है। ठीक है, एक बार हम लोग सारे कन्वर्जन देख लेते हैं सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन के। ओके, सो सेल्सियस का देखिएगा, सेल्सियस स्केल का जो पैरामीटर होता है वो 0 से लेकर 100 तक हो, तो 0 डिग्री सेल्सियस जल का हिमांक बिंदु हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक बिंदु हो जाएगा, और टोटल कितने भाग यहाँ पर होते हैं? 100 भाग यहाँ पर होते हैं। फ़ारेनहाइट का यदि देखोगे तो ये 32 से स्टार्ट होता है, 212 पे जाकर रुकता है। टोटल कितने इंटरवल होंगे? 100 इंटरवल यहाँ पर होंगे। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट देख सकते हो। टोटल इसके जो भाग होंगे, यस, वो 180 होंगे। ठीक है, टोटल कितने भाग हो जाएंगे आप माइनस कर सकते हैं, 212 में से 32 को 180 भागों में इसको विभाजित किया जाता है। लास्ट जो स्केल होती है, ऐसे तो और भी होती है, रैंकाइन वगैरह भी होती है, बट हमारे लिए तीन इंपॉर्टेंट है। तीसरी जो स्केल होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको माना जाता है केल्विन स्केल। तापमान की एसआई इकाई केल्विन ही होती है, मेन 7 यूनिट में से एक आपका केल्विन होता है। इसका जो परम शून्य तापमान यहाँ पर होता है वो -273 डिग्री पर इसको सेट किया रहता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना इसका जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है वो -273 यहाँ पर रहता है। ठीक है, 273 डिग्री सेल्सियस पर आप इसको सेट कर सकते हो। शुरू कहाँ से होता है? 273 से 373 तक जाता है, टोटल 100 में 100 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ रहता है। ठीक है, तीन चीजें हो गई। अब एक बार इनके कन्वर्जन देख लो। ठीक है, कन्वर्जन कैसे कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं, या फिर अगर आप 9/5 भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे F-32 मैंने लिखा। ठीक है, अब मैं इसको 180/100 करके
C/100 भी निकाल सकती हूँ, और जैसे कि मैं यहाँ पर केल्विन के लिए निकालूंगी तो K-273 भी कर सकते हैं। अब यही वाली चीज आपकी उसमें कन्वर्ट हो जाती है 9/5 में, आप इसको 20 से भाग लगा दोगे तो ठीक है। तो ये कन्वर्जन ध्यान रखना, जब भी आपसे कोई भी न्यूमेरिकल बने केमिस्ट्री फिजिक्स का, है ना, थर्मोडाइनमिक्स वगैरह का, तो उसमें ये कन्वर्जन आपको हेल्प करेगा। ठीक है, एक बार चाहे तो आप तीनों पैरामीटर्स देख लो, है ना, फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं। बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, तीनों का नॉर्मल टेम्परेचर एक बार ध्यान से देख लो। 310 केल्विन नॉर्मल होता है, 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल रूम टेम्परेचर आप कह सकते हो। फ़ारेनहाइट में 98.6 जो है हमारा नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ पर होता है। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला गैसेस के लिए। तापीय प्रसार यहाँ पर जो होता है सॉलिड में किस तरीके से होता है वो अपन समझ रहे हैं, है ना, फिर लिक्विड में और फिर गैस में समझेंगे। तो जब किसी ठोस पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसके अणु जो है, जैसे कोई भी अपन ने ये सॉलिड ले लिया है ना, जैसे एक डब्बी आपको दिख रही होगी, एक बॉक्स हमको यहाँ पर दिख रहा है, तो इसका क्या करा, जब किसी ठोस पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके अणु क्या हो जाएंगे, कंपन करेंगे। एक रियल सिचुएशन आप ले लो कि आपके पास ना कोई एक मेटल हो गई, कोई भी एक धातु यहाँ पर ले लो, कि आप लोहे का डब्बा ले लो, एल्यूमिनियम का ले लो, XYZ। ठीक है, आप उसका ढक्कन खोलने का ट्राई कर रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो कि इसकी कैप खुल जाए, बट वो खुल नहीं रही है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, बहुत अच्छा तरीका है, स्कूल में टिफिन वगैरह नहीं खुलते थे, राइट, तो एक सबसे अच्छा तरीका आज पता चला कि जब किसी ठोस पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसके कण क्या करेंगे, कंपन करने लग जाएंगे। इस कारण से उसका जो आयाम है, उस बॉडी में उसका जो आयाम है उसमें वृद्धि हो जाएगी, और इसी वृद्धि को थर्मल विस्तार के नाम से जाना जाता है। और इसी एप्लीकेशन का प्रयोग आप धातु के जार के ढक्कन पर गर्मी लगाकर गर्म पानी की धारा छोड़कर उसको ढीला कर सकते हो, ढक्कन को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी ऐसा हो कि कोई भी ढक्कन नहीं खुल रहा हो तो तेज प्रेशर से आप उसके ऊपर पानी डालो, है ना, आप उसको गर्म कर लो, तो उस केस में क्या होगा कि अणु कंपन करने लग जाएंगे और वो वहां से लूज हो जाएगा और ढक्कन इजीली या कैप इजीली ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो एक्सटेंशन होते हैं, ये जो विस्तार होते हैं, एक्सपांशन होते हैं, ये तीन प्रकार से हो सकते हैं। रेखीय विस्तार यहाँ पर हो सकता है, मतलब लंबाई में परिवर्तन हो सकता है, क्षेत्रफल में परिवर्तन हो सकता है, और आयतन में परिवर्तन यहाँ पर हो सकता है। जैसे ये कोई भी एक पाइप था, इसकी लंबाई क्या हो गई, L हो गई, लेकिन जैसे इसको गर्म किया गया इसकी लंबाई में इतनी वृद्धि और हो गई, कितने की वृद्धि हो गई, डेल L की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो ये पहली चीज क्या हो गई, रेखीय प्रसार गुणांक, मतलब कि लंबाई में वृद्धि होना। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसको अल्फा से लिखा जाता है, हमेशा ध्यान रखना, अल्फा बीटा गामा आपको पता चलेगा। सो रेखीय प्रसार गुणांक डेल L इज इक्वल टू एल, अल्फा इज इक्वल टू डेल एल बाय एल यहाँ पर हो जाएगा, बट किसकी वजह से हुआ है, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से हुआ है, तो इसमें आप टेम्परेचर को भी ऐड करोगे। तो यह तापमान में प्रति डिग्री परिवर्तन के कारण लंबाई में होने वाला आंशिक परिवर्तन है, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तापमान में प्रति डिग्री परिवर्तन के कारण लंबाई में, अगर लंबाई बोले तो अल्फा, अगर क्षेत्रफल बोले सेम डेफिनेशन होगी, लेकिन अगर क्षेत्रफल बोले तो बीटा हो जाएगा, और आयतन बोले तो गामा हो जाएगा, वो भी आप पढ़ोगे। देखो, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय विस्तार क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में वृद्धि होना। जैसे ये वस्तु थी, ठीक है, इसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल इंक्रीज हो गया, ये ओरिजिनल वस्तु थी, ओरिजिनल सरफेस एरिया था, जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा, है ना, जैसे वो डब्बे वाला, तो इसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल, मतलब वो फूल गई। ठीक है, क्षेत्रफल इसका यहाँ पर बढ़ गया। सो बीटा इज इक्वल टू डेल एस, डेल एस बेसिकली क्षेत्रफल में परिवर्तन डिवाइड बाय एस जो ओरिजिनल क्षेत्रफल था, इंटू डेल टी, क्योंकि टेम्परेचर में परिवर्तन की वजह से हुआ है। सेम अपना आयतन में भी होगा कि ठोस के आयतन में जो भी वृद्धि होगी, गामा से इसको लिखेंगे डेल वी बाई वी इंटू डेल टी, यहाँ पर हो जाएगा। तो ये तीन चीजें हो गई। अब इन तीनों में रिलेशन होता है, बीटा हमेशा ध्यान रखना ट्वाइस ऑफ अल्फा के बराबर होता है, और गामा जो होगा वॉल्यूम वाला वो थ्राइस ऑफ अल्फा के बराबर होता है। उस हिसाब से अल्फा बीटा और गामा में जो रिलेशन बनेगा 1:2:3 यहाँ पर होगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, और ये जो क्वेश्चन बनते हैं ये विदाउट पेन पेपर क्वेश्चन होते हैं। जस्ट स्क्रीन पे क्वेश्चन देखा और आंसर आ जाता है, उसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, वो किस केस में पड़ेगी, जब आपको ये सारी वैल्यू लंबाई में परिवर्तन और ऐसा लिख के दिया होगा तब आपको सॉल्व करना पड़ सकता है, बट यूजुअली ये नॉर्मल ही पूछता है। बाकी अपन क्वेश्चन करेंगे उससे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, कुछ दो तीन फॉर्मूला और बचे हुए, लास्ट अपना तापीय तनाव है ना। अब बेसिकली ये चीज होती क्या है, आपने लंबाई में परिवर्तन करवा लिया, आपने क्षेत्रफल में करवा लिया, आपने आयतन में करवा लिया, बट क्या हो अगर कोई वस्तु उसी चीज का विरोध कर रही हो, जब तापमान में परिवर्तन के कारण किसी भी पदार्थ को फैलने या फिर सिकुड़ने से रोका जाता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तापीय तनाव यहाँ पर कहते हैं।
मतलब वो चीजें, वो पदार्थ चाहकर भी क्या नहीं कर पा रहा है, एक्सपांड नहीं हो पा रहा है, वो चाहकर भी मतलब चाहकर भी बढ़ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो उस केस को क्या कहा जाएगा, तापीय तनाव यहाँ पर कहा जाएगा। जैसे कि यदि किसी छड़ को, ये मेरी छड़ है, यदि किसी छड़ को दोनों सिरों से दृढ़ता पूर्वक स्थिर रखा जाए और तापमान बढ़ाने पर उसमें संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न यहाँ पर हो जाएगा। मतलब मैं नहीं चाहती कि इसके किसी भी प्रकार से इसमें कोई वृद्धि हो। ठीक है, तो इस सूत्र को आप कैसे लिख सकते हो, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को आप कैसे लिख सकते हो, तापी तनाव को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कंप्रेसिव, है ना। और स्ट्रेस यहाँ पर कहा जाएगा, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया यहाँ पर होता है। क्या इसमें कोई डाउट है, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया होता है। लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने बोला कि हमने किसी भी पदार्थ को, पाइप हमने लिया, हम लोगों ने उसको फिक्स यहाँ पर कर रखा है, दोनों सिरे को फिक्स कर रखा है कि वो बढ़ेंगे नहीं, है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि बढ़ तो सकते नहीं, तो उसमें एक प्रकार का तनाव उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, जिसको अपन लिख रहे हैं फोर्स डिवाइड बाय एरिया के। ठीक है, अब इसके आगे समझना कि ये डेरिवेशन कहाँ से आया, ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया। किसी को क्लिक कर रहा है क्या कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ सकता है, कहाँ से बन सकता है ऐसा फॉर्मूला, थोड़ा सा भी क्लिक कर रहा है कहाँ से आएगा ये वाला फॉर्मूला। तो देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है, हम लोग बात कर रहे हैं यंग मापांक गुणांक की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, यंग मापांक की। उसमें यही चीज आती है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। और अगर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पर परिवर्तन होगा, जैसे कि डेल एल बाय एल हम लोग कह रहे थे, तो अल्फा की वैल्यू यही होती है। अल्फा की वैल्यू अभी जस्ट आपने पढ़ी थी कि लंबाई में क्या होना, परिवर्तन होना। क्या बोला था, लंबाई में परिवर्तन होना, लेकिन किसके साथ परिवर्तन होना, टेम्परेचर के साथ परिवर्तन होना। तो क्यों ना मैं इस विकृति को, यानी कि डेल एल बाय एल को मैं रिप्लेस कर दूं अल्फा डेल टी के साथ, है ना। तो y की वैल्यू, यानी कि ये जो डेल एल बाय एल रखा हुआ था, इसको मैं अगर अल्फा टी रख दूं, अल्फा डेल टी रख दूं, तो कोई दिक्कत। तो यहाँ से बल की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, ये पूरा y अल्फा डेल टी उठकर उधर चला जाएगा, और अगर a को चाहो तो a को भी इधर लेकर चले जाओ। ठीक है, तो बल की मात्रक निकल कर, बल का जो फॉर्मूला है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें आपको ऐसे कोई बड़े फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको नाम समझ में आना चाहिए। इसने बोला कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो बोले अच्छा स्ट्रेस है क्या, तो फोर्स डिवाइड बाय एरिया होगा। अब वो तापीय तनाव पूछ रहा है, तो आप नॉर्मल इसको उसमें कन्वर्ट कर लो, यंग मॉड्यूल में कन्वर्ट कर लो, यंग मॉड्यूल से आप अल्फा में इसको कन्वर्ट कर लो। तो सब फॉर्मूला जो अभी तक आपने पढ़े, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। गैसों का जो तापीय विस्तार होता है वो कैसे होता है, अब अपन को पता है कि गर्म करने पर गैसें ठोस और तरल पदार्थों की तुलना में ज्यादा फैलती, मतलब इनमें जो एक्सपांशन होता है गैसेस में, वो काफी ज्यादा होता है, जिसको हम लोग आयतन प्रसार गुणांक गामा से यहाँ पर लिख सकते हैं। और अपन को हमेशा पता है कि आदर्श गैस के लिए जो अपना वो होगा, आदर्श गैस समीकरण जो होगी, उसमें अगर आप आयतन विस्तार करोगे, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू आर टी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि उसमें एन की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, आदर्श गैस के लिए 1 के बराबर हो जाती है, मतलब नंबर ऑफ मोल 1 होंगे, तो पीवी इज इक्वल टू आर टी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आदर्श गैस के लिए हो गया। अगला टॉपिक देखिएगा, हीट कैपेसिटी। यहाँ पर क्या होती है, यानी कि हमारी जो ऊष्मा होती है, ठीक है, ऊष्मा के बारे में आप पढ़ते हो, ऊष्मा कैपेसिटी, ऊष्मा की जो क्षमता होगी वो क्या होगी। सो ताप क्षमता, ऐसे जब जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी पिंड के तापमान को बदलने के लिए, किसी भी पिंड का तापमान को बदलने के लिए जितनी भी ऊष्मा की आवश्यकता आपको पड़ेगी, वो उसकी हीट कैपेसिटी, वो उसकी तापीय क्षमता यहाँ पर कहलाएगी। अब इसके तीन फॉर्मूला है, एक हीट कैपेसिटी है, एक स्पेसिफिक हीट है, और एक मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ पर होती है। तो तीन फॉर्मूला इसमें आपको याद करने हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है तापन क्षमता, डेल क्यू डिवाइड बाय डेल टी के बराबर होगा, मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति केल्विन यहाँ पर हो जाएगा। फिर आ जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यदि आप बोल रहे हो, तो इसमें उस पदार्थ का द्रव्यमान भी आप कंसीडर करोगे। सो एस इज इक्वल टू 1/m डेल क्यू डिवाइड बाय डेल टी के बराबर, ये वाला फॉर्मूला तो रह गई। बस इसमें आप क्या करोगे, जो भी पदार्थ का द्रव्यमान है ना, उसको आप ऐड कर देना, और द्रव्यमान हमेशा किस में होगा, केजी में, इट नॉट इन लीटर, वो कभी भी लीटर में नहीं होगा, वो हमेशा जो होगा केजी में होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी समझ में आ गई। तीसरा और लास्ट होता है मोलर विशिष्ट ऊष्मा। क्या होती है मोलर विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, मोलर विशिष्ट ऊष्मा में हम लोग नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में बात करेंगे। तो किसी पदार्थ के प्रति मोल ऊष्मा क्षमता को आप मोलर विशिष्ट ऊष्मा यहाँ पर कह सकते हो। आप इसको सीएम से यहाँ पर लिख सकते हो। अभी जो आपने पढ़ा था डेल क्यू डिवाइड बाय डेल टी,
बस इसमें आप क्या करो, नीचे नंबर ऑफ मोल का मल्टीप्लाई कर दो, जहां पर अभी आपने m का मल्टीप्लाई किया था द्रव्यमान का, वहीं पर आप n का मल्टीप्लाई कर दो। आपका मोलर विशिष्ट ऊष्मा मात्रक क्या होगा, जूल प्रति केल्विन तो होगा ही सही हर जगह। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऐड हो गए तो आप मोल यहाँ पर लिख लोगे, वहां पर आपने प्रीवियस में केजी लिखा था। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, हर जगह इसको अलग अलग लिखा हुआ है, बट आपने जो बेसिक से याद करा हुआ है आप उसी को याद करना। सो डेल क्यू डिवाइड बाई डेल टी आपका बेसिक तापन क्षमता का हो गया। अगर आप इसमें एम लिख दोगे तो आपका स्पेसिफिक हीट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और अगर मोल के टर्म्स में लिखना है तो आप यहाँ पर एन लिख देना, तो आपका नंबर ऑफ मोल्स के लिए हो जाएगा। ओके, चलिए अब आ जाता है उष्मा विनिमय का नियम। क्या बोलता है उष्मा विनिमय का नियम? सो विशिष्ट उष्मा की गणना करने के लिए उष्मा विनिमय का नियम का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है कि मान लो ये वस्तु है, ये काफी गर्म है, ठीक है, और ये वस्तु को जब मैंने इससे कनेक्ट करा तो ये ठंडी थी, तो इसकी उष्मा जो है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी, गर्म से ठंडे में ट्रांसफर हो जाएगी। तो किस तरीके से ट्रांसफर होगी और किस रेट से, किस दर से वो ट्रांसफर होगी, उसे हम लोग उष्मा विनिमय के नियम से, है ना, उष्मा विनिमय या जो हीट एक्सचेंज होता है उस नियम से आप यहाँ पर समझ सकते हो। जैसे कि पिंड ए के द्वारा खोई गई उष्मा पिंड बी के द्वारा प्राप्त की गई उष्मा के बराबर होगी। सो इसका एक फॉर्मूला होता है, बेसिकली टी जो होगा वो अपना नॉर्मल टेम्परेचर होगा, ठीक है, और पिंड ए के लिए जो वस्तु ए है उसका मास एम होना चाहिए, उसकी स्पेसिफिक हीट और उसका टेम्परेचर, ठीक है, कि अभी एट प्रेजेंट मान लो ये 50 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है, जिस जो सबसे गर्म बॉडी है वो कितने पर है, अभी 50 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है, और नॉर्मल टेम्परेचर जो है अभी मान लो 32 मान लो, ठीक है, और जो कोल्ड बॉडी होगी, है ना, जो दूसरे में जिसमें ये ट्रांसफर होगा उसका टेम्परेचर अभी मान लो लगभग 40 के आसपास है। तो इस तरीके से आप डिफरेंस निकाल सकते हो। आपको याद आ रहा होगा तो हमने वो एक चाय वाला क्वेश्चन किया था कि एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर गर्म चाय कैसे ठंडी होती है, तो अपन ने उसके बीच की टेम्परेचर की वैल्यू निकाली थी कि कितने पर आकर ये कांस्टेंट हो जाएगा टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि ये वाला बढ़ेगा और ये वाला कम होगा, तो उसको इस फॉर्मूला के थ्रू यहाँ पर निकाला जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन करेंगे तब आपको रखना आ जाएगा। अब एक और चीज देख लो, लेटेंट हीट या गुप्त उष्मा क्या होती है, कि पदार्थ को बिना तापमान बदले अपनी अवस्था में चेंज करना, मतलब अपनी अवस्था बोले तो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस यहाँ पर जाना, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं लेटेंट हीट को, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आपको पता है उष्मा किसके बराबर होती है ना, एम एल के बराबर होती है। एल क्या हो जाएगी यहाँ पर, लेटेंट हीट गुप्त उष्मा हो जाएगी। तो एल किसके बराबर हो गया, क्यू बाय एम के बराबर यहाँ पर हो गया। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी हो सकता है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ पर, यानी कि गलन की उष्मा, और वेपोराइजेशन मतलब वाष्पन की उष्मा यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पर दो प्रकार की उष्मा होती है। अब बेसिक सी चीज आपको ये पता ही है, गर्मी का स्थानांतरण कितने तरीके से हो सकता है, चालन, संवहन और विकिरण के माध्यम से यहाँ पर हो सकता है। चालन में हमेशा संपर्क की जरूरत पड़ती है, सॉलिड में होता है। द्रव गति के माध्यम से तरल पदार्थ, द्रव या गैस में उष्मा का स्थानांतरण होना, संवहन यहाँ पर होता है, कन्वेक्शन। और लास्ट होता है रेडिएशन, जिसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। चालन मतलब छड़ी, आप हाथ सेक रहे हो अलाव के ऊपर, दैट मीन्स कन्वेक्शन यहाँ पर हो रहा है, वो लिक्विड और गैस में हो सकता है। और रेडिएशन बिना किसी माध्यम के यहाँ पर हो सकता है कि आप दूर बैठे हो तब भी आपके पास क्या आ रही है, गर्मी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। चलिए, अब दो टॉपिक और बचे हुए हैं, जिसमें सबसे लास्ट में आपका बचा हुआ है थर्मल कंडक्टिविटी, उष्मीय चालकता क्या होती है। तो हमें पता है कि जो टेम्परेचर है हमेशा हॉट बॉडी टू कोल्डर बॉडी यहाँ पर ट्रांसफर होता है, ठीक है, हॉट बॉडी टू, हमेशा ध्यान रखना, कोल्डर बॉडी यहाँ पर ट्रांसफर होगा, ठीक है। टेम्परेचर हमेशा इसका ज्यादा रहेगा हॉट बॉडी का कोल्डर बॉडी से, ठीक है। तो इसमें उष्मीय चालकता के लिए हम लोग एक रिलेशन निकाल सकते हैं, जहां पर उष्मा प्रवाह की यदि दर आपको निकालनी है, हीट कैपेसिटी यदि, हीट रेट यदि आपको निकालना है, तो ये किसके बराबर होगा, के ए, के कांस्टेंट होगा, ठीक है। ए जो हो जाएगा, जो भी वस्तु हमने रखी है जिसका क्षेत्रफल चेंज हो रहा है, ए इसका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। टीसी माइनस टीडी यहाँ पर हो जाएगा, हॉट टू कोल्ड टेम्परेचर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइड बाय एल, जो भी यहाँ पर अपन को दे रखा है लंबाई, लेंथ, उसके बराबर होगा। सो हीट रेट यहाँ पर आप निकाल सकते हो, उष्मा प्रवाह की दर निकाल सकते हो, कि हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा कौन सा पदार्थ है उसके ऊपर। ए इसका अपन बोल सकते हैं क्षेत्रफल हो जाएगा अनुप्रस्थ काट का, टीसी माइनस टीडी, हॉट माइनस कोल्ड हो जाएगा, डिवाइड बाय एल यहाँ पर हो जाएगा, दैट इज लेंथ, ठीक है। ये हो गया। अब लास्ट बचा हुआ है न्यूटन का शीतलन का नियम। तो ये तो बहुत ईजी है और बहुत क्वेश्चन भी आपने करे हुए हैं। तो न्यूटन का शीतलन का नियम क्या बोलता है कि किसी पिंड से उष्मा के नुकसान की जो दर यहाँ पर होगी,
पिंड और उसके आसपास के तापमान के अंतर के सीधे आनुपातिक यहाँ पर होती है। शर्त ये है कि जो डिफरेंस है वो काफी मिनिमम यहाँ पर होना चाहिए। जैसे कि कोई भी वस्तु 50 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होकर कितना हो रहा है, 40 यहाँ पर हो रहा है, 30 यहाँ पर हो रहा है, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हो कि आप चाह रहे हो कि 1000 डिग्री सेल्सियस पर से ये 500 पर आ जाए या 20 पर आ जाए, तो बड़ा डिफरेंस ना हो। अगर हल्का सा डिफरेंस है, जैसे कि आपके रूम टेम्परेचर पर चाय ठंडी हो रही है, एकदम गर्म चाय आप बनाकर लाए और थोड़ी देर में वो ठंडी हो गई, तो वहां पर आप न्यूटन का शीतलन का नियम लगाओगे। ठीक है। सो न्यूटन के शीतलन के नियम के अनुसार किसी भी पिंड से उष्मा का जो भी नुकसान होगा, मतलब टेम्परेचर कम होगा, उसका जो रेट होगा पिंड का दर और उसके आसपास के तापमान के अंतर के सीधे आनुपातिक होगा। इसको आप लिख सकते हो, टेम्परेचर का जो रेट होगा, टेम्परेचर का जो डिफरेंस होगा समय के साथ, वो किसके बराबर होगा, माइनस के, कांस्टेंट हो जाएगा, टी माइनस टी एस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। टीएस बेसिकली जो सराउंडिंग, जो आसपास का रूम टेम्परेचर है वो हो जाएगा। ठीक है, और जो वस्तु अभी आप ले रहे हो, गर्म ठंडा जो भी ले रहे हो, वो उसका टेम्परेचर हो जाएगा। तो इससे आपका ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये था आपका लास्ट फॉर्मूला न्यूटन के शीतलन नियम का। जो भी डाउट्स है, क्योंकि ये सारे फॉर्मूलाज हमने कवर कर लिए, मतलब 99% तो हो गए, एक आधो अगर कोई रह गया होगा तो वो डायरेक्टली अपन न्यूमेरिकल में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद की क्लास दिन में 2 बजे होगी, उसे आप जरूर से ज्वाइन करिएगा। ठीक है, 6 पेज भर गए, मतलब 6 पेज भर के आपने फॉर्मूलाज लिख लिए। दैट्स वेरी नाइस। ठीक है, एक बार रिवाइज जरूर से करना, क्योंकि आगे आने वाली क्लास में इन्हीं फॉर्मूलाज पर आप एमसीक्यूज देखने वाले हो। ठीक है, तो अगर फॉर्मूलाज अच्छे से याद हो गए तो एक आपको न्यूमेरिकल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, दैट इज 100% श्योर। कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, कोई भी आपसे चीज पूछ ले, आप इजीली निकाल सकते हो। इस क्लास में आने से पहले मैंने भी सारे फॉर्मूलाज लिखे हैं, तब जाकर आपको ये क्लास पढ़ाई, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज थे, उनको पहले फिल्टर आउट करा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, जो जरूरी है न्यूमेरिकल करने के लिए, वो हमने आज डिस्कस कर लिए। ठीक है, सो सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। बाकी कोर्सेज अवेलेबल हैं, नहीं इनरोल किया है अभी भी समय है, आप इनरोल कर सकते हैं, रिवीजन क्लासेस देख सकते हैं, और डायरेक्टली ये जो अभी फाइनल रिवीजन क्लासेस चल रही है 10 क्लासेस, इनको आप विजिट कर सकते हैं और एमसीक्यूज लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, ओके, क्लियर है यहाँ तक।